अब देखो प्यारे बच्चों, कल हमने यूनिट और डायमेंशन में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस किया था। मैंने प्रॉब्लम शीट भेजी थी आपको वीडियो के लास्ट में। वो क्वेश्चन इजीली कर लेना, आराम से कर लेना। कोई दिक्कत हो तो मेरे से प्रॉब्लम पूछ लेना व्हाट्सएप पे आप। अब प्यारे बच्चों, आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक तो एरर और वेक्टर। एरर के ही बेटा कभी कभी कॉन्टिन्यूस नहीं आते पेपर में, जैसे कि डायमेंशन के तो कॉन्टिन्यूस आते, मैंने कहा था 3 to 4 क्वेश्चन। पर कभी कभी एरर का भी क्वेश्चन आ जाता है। एरर मतलब त्रुटि का भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 2019 में क्वेश्चन आ गया था एरर का। और बहुत इजी क्वेश्चन होता है। मैं आपको छोटे से फॉर्मूले सिखाऊंगा, उस फॉर्मूले को आप कॉन्सेंट्रेट करें, आपको आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार वेक्टर है, वेक्टर का भी एक क्वेश्चन कंफर्म एवरी ईयर आता है। वेक्टर का कैसा क्वेश्चन आएगा उसको अपन यहाँ फोकस करेंगे। तो आज की क्लास में हम दो चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, फिर उसके बाद अपन काइनेमेटिक्स पे चलेंगे, उसके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपन एरर को और वेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप आराम से देखें। पहले मैं आपको उसकी थ्योरी बता रहा हूँ, उसके बाद में आपको PDF मिल जाएगी क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन करें, जो नहीं आए वो पूछें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपन क्लास को आज। तो बेटा एरर में मोस्टली क्वेश्चन कैसे, मतलब त्रुटि के क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ पर ध्यान रखें। एरर के क्वेश्चन कैसे आएंगे, जिससे आपसे कह देगा कि x = a + b है। इसका मीनिंग कि भैया a और b क्वांटिटी को मेजर करें और ऐड करें तो कौन सी क्वांटिटी आएगी, x आएगी। अब बताओ, अगर आपको x को मेजर करना है तो पहले आप a को मेजर करेंगे, देन b को मेजर करेंगे। अब जब भी अपन क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं, एरर करते हैं। बताओ इनमें एरर आ गई तो बताओ इनको ऐड करने पे जो न्यू क्वांटिटी आएगी, मतलब उसमें भी एरर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो आपसे क्या करेगा, इन दोनों की एरर देगा और इसकी एरर पूछेगा। तो आप बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मूला है, बिल्कुल एरर हमेशा प्लस माइनस, मतलब अगर आप ग्रेटर मेजर करते हैं तो भी एरर है, लेस मेजर करते हैं तो भी एरर है। तो एरर में हमेशा प्लस माइनस तो आते हैं। अब आप क्या करें, एक ही एरर को निकालें, वो देगा आपको, बी की एरर देगा, दोनों को ऐड कर दे, एरर आएगी। ऐसे प्यारे बच्चों आपको दे दे x = a - b है, मतलब अगर x को मेजर करना है तो पहले a को मेजर करो, देन b को, देन सबट्रैक्ट देम, देन x विल कम। अब आपने इनको मेजर किया, इनमें एरर कर दी तो x में भी एरर आएगी। अब आपको इन दोनों की एरर दे देगा और x की एरर पूछेगा, तो आप कैसे निकालेंगे, ± डेल्टा a + डेल्टा b। सेम फॉर्मूला होता है, विच इज फॉर एडिशन, दैट सेम फॉर द सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में, लेकिन अगर आपको मल्टीपल में दे दे, आपसे कह दिया x = a × b है, a × b है, और कह दे x = a की पावर m × b की पावर n है, और आपसे एरर पूछता है, तो ध्यान रखें मल्टीपल में हमेशा रिलेटिव एरर निकलती है। अगर आपको एरर निकालनी है तो x से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, एरर आ जाएगी। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है मल्टीपल के अंदर a/a डेल्टा b/b। आप सब जानते हैं ये रिलेटिव एरर है, और रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाती है, परसेंटेज एरर। और आपके पेपर में मोस्टली मल्टीपल और डिवीजन के परसेंटेज एरर के ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए रिलेटिव एरर का फॉर्मूला देते हैं, अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्यारे बच्चों ये कौन सा बन जाएगा, परसेंटेज एरर बन जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो अगर आपको परसेंटेज एरर, तो यहाँ पुट कर दें और आप x की परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला ये होता है, ये परसेंटेज का होता है। कोई बच्चा कैसे, मुझे एरर निकालनी है, तो एरर निकाली तो कोई बात नहीं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास में एरर भी निकल जाएगा। पर मोस्टली परसेंटेज एरर का देता है, तो अब ये फॉर्मूला लगाए। इसी प्रकार मान लो पावर आ रही हो, मल्टीपल में ही है बट ऊपर डरना नहीं है, यही फॉर्मूला लगेगा
अगर पावर आ रही है जैसे m पावर है a पर, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें n पावर आ रही है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया। अब परसेंटेज निकालनी तो वही 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बोलो कौन सी एरर बन जाएगी? ये परसेंटेज एरर बन जाएगी। सेम वही मेथड पूरा का पूरा। ऐसे अगर डिवीजन में आ जाए तो भी सेम फॉर्मूला रहता है, जैसे आपसे कह दिया x इक्वल्स टू a अपॉन बी है। अब आपसे कहा गया भैया x की एरर बताओ, तो वही रिलेटिव एरर निकलेगी। दैट सेम फॉर्मूला विच इज फॉर मल्टीपल, जो मल्टीपल के लिए होता है सेम दैट फॉर्मूला फॉर द डिवीजन ऑल्सो सेम ये कही रहेगा। तो वही 100 से मल्टीप्लाई करना, बता ही दिया मैंने आपको। अगर पावर आ रही है तो कोई बात नहीं, वही मैथ्स मल्टीपल की तरह बिल्कुल सेम मल्टीपल के फॉर्मूले रहेंगे। डिवीजन और मल्टीपल में सेम फॉर्मूला। अगर परसेंटेज पूछता है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर बन जाएगी। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। दैट इज फॉर मतलब योगफल में त्रुटि, दैट इज फॉर सब्ट्रैक्शन व्यवकलन में त्रुटि, दिस इज फॉर मल्टीप्लीकेशन 10, दिस इज ऑल्सो फॉर मल्टीप्लीकेशन बट पावर आ रही हो। गुणनफल में त्रुटि, दैट इज फॉर डिवीजन भागफल में त्रुटि, अगर पावर आ रही हो तो ऐसे। और परसेंटेज निकालने, परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं तो इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगी? परसेंटेज एरर का। ऐसा एरर पे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने कहा ना कभी कभी पूछा जाता है, जैसे 2019 में आया था, उसके बाद नहीं आया। 2019 में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था 2019 में, वो भी आपको लिख के दिखा रहा हूं, आप बोर्ड पर देखिए। देखिए 2019 का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। तो 2019 में क्वेश्चन कैसा दिया स्मार्ट बच्चों? उसने बोल दिया x इक्वल्स टू a की पावर 2, b की पावर 1/3, c की पावर 3, d की पावर हाफ, ऐसा पावर दे दो। ठीक है, ऐसे दे दिया। आगे बोल दिया a in a is 1%, sorry 2%, in b it is 3%, in c it is 1%, and in d it is 4%. Then what is the percentage error in x? ये 19 में क्वेश्चन इस तरह का आया था कि भैया a की सबकी परसेंटेज एरर दे दी और x की परसेंटेज एरर पूछ ली, तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्वांटिटी मल्टीपल और डिवाइड में है तो आप क्या करेंगे? मल्टीपल और डिवीजन में सेम फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बताओ? प्लस माइनस। ठीक है, रिलेटिव एरर निकाला पहले। क्या होता है बताओ? मल्टीपल है दोनों, तो मल्टीपल में क्या होता है? पावर आगे आ जाती है, डेल्टा ए अपॉन ए, 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी, 3 डेल्टा सी अपॉन सी, 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी। ये आ गया। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 मान लो कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगी। तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, तो ये परसेंटेज एरर होगी। अब परसेंटेज में एरर दे रखी है, ए की 2% है, बी की 3% है, सी की 1% है और डी की कितनी है? 4% है। तो बताओ, अब सोल्व कर लीजिए आप इसको, आपका आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। आंसर मिल गया आपको। कैसे बताओ? ये x में परसेंटेज एरर आ गई, 4% प्लस 3 से 3 कैंसिल, 1% प्लस 3%, 2 2 4 2%, एंड दैट आंसर इज 4 5 5 और 2 7 और 3
10%। बोलो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो 2019 के अंदर तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो टाइप बता रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, तो आप बस फॉर्मूला लगाएं। ये जो मैंने फॉर्मूले सिखाए इनको ध्यान रखें, एक बार आपको देखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे 2019 में आ ही गया था, उसके बाद नहीं आया, तो आप एक बार नजर डाल लेना, तो क्वेश्चन कर लोगे तो पेपर में करके आ सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन भी, और अगर आप 11th मेरे पास पढ़े हो तो ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप उनको भी रिपीट कर सकते हैं, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा पेपर में क्वेश्चन। चल कोई बात नहीं, अब अपन चलते हैं आगे। अब प्यारे बच्चों, एक चीज और है, एरर तो होगी अपनी। इसके बाद बेटा सिग्निफिकेंट डिजिट, जिसे हिंदी में बोलते हैं सार्थक अंक। सिग्निफिकेंट डिजिट के बेस पे एडिशन, सब मल्टीपल और डिवीजन होता है, जो आपके 11th फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के अंदर होता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल एंड डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। तो 2022 में आपके इसका क्वेश्चन आया था, तो आप ध्यान रखें कि सिग्निफिकेंट बहुत इजी होता है। सिग्निफिकेंट डिजिट के बेस पर मल्टीपल का आंसर कैसे लिखते हैं, डिवीजन का आंसर कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप ध्यान से देखें कि सिग्निफिकेंट फिगर के बेस पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन कैसे करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंबाइनली बताऊं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान देखें, जिससे आपसे कहा गया बेटा 22.432 में फॉर एग्जाम्पल 3.12 को ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों। तो आप एक बार में समझ लें, ऐसे मल्टीपल डिवीजन के लिए भी सेम रूल होता है। तो आपसे कहा गया भैया सिग्निफिकेंट डिजिट के बेस पर इनको ऐड करके दिखाओ। तो बहुत इजी है, आप क्या करें, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आप ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसके पीछे के डिजिट देखें और उनमें सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करें। बोला इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है बताओ, बोला इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 2। दोनों में काउंट कर ले, लेकिन पॉइंट के बाद ओनली, पूरे नंबर में नहीं देखनी। जब भी आप एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, सुनना मेरी बात को, तो पॉइंट के बाद देखो कि सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें। बोला इन दोनों सबसे मिनिमम कौन सा है, 2, इस पर ब्रैकेट लगा। अब जो फाइनल आंसर आएगा उसे आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है पॉइंट के बाद। जैसे बताऊं आपको, ऐड करो कितना है, 2 5 5 2, ये आंसर हो गया। लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट के बेस पे आंसर नहीं। आंसर कैसे लिखेंगे, बोलो इसमें पॉइंट के बाद सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट किसमें थे, कितने थे, 2 थे, तो आपको आंसर भी 2 तक लिखना है। तो बताओ 25 तो लिख दो, अब पॉइंट के बाद 2 तक लिखना है। तो आप इसको इसके पीछे देखो, बोलो 5 से बड़ी डिजिट है या स्मॉल डिजिट है, 5 से कोई चेंज नहीं आएगा। बोलो आंसर कितना हो गया, 25.5। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर था लिखना। अगर बताओ यहाँ पर 5 से बिग नंबर होता, जैसे फॉर एग्जांपल 7 होता, मुझे 2 तक लिखना है, तो आप क्या करते हैं, इसमें 1 ऐड कर देते। और बताओ अगर 5 से कम है तो नो चेंज, 5 से बिग है तो 1 ऐड कर दो। और अगर 5 ही होता है पीछे तो क्या देखते हैं, अगर पीछे 5 है और आपको इसको यहाँ तक 2 डिजिट तक लिखना है, तो अगर ये ओड नंबर है तो 1 ऐड कर देते हैं। अगर ये इवन नंबर होता है और पीछे 5 होता है, ऐसे आप उसको इंटीजर करके लिख देते हैं। तो बताओ सिग्निफिकेंट डिजिट आपको लिखनी थी मिनिमम तक, तो इसमें पॉइंट के बाद 3 थी, इसमें पॉइंट के बाद कितनी, 2। तो मैं फाइनल आंसर कहाँ तक लिखना है, मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट तक, तो मिनिमम 2 है तो 2 तक आंसर। ऐसा ही सब्ट्रैक्शन में होता है, ऐसा ही एडिशन, दोनों में सेम प्रोसेस। अब क्वेश्चन उठा मल्टीपल में और डिवीजन में सेम रूल। मल्टीपल और डिवीजन में सेम रूल है। क्या करते हैं, मल्टीपल डिवीजन में
पूरी डिजिट में काउंट करते हैं। जैसे मल्टीपल का क्वेश्चन आपका 2022 में जो क्वेश्चन आया था वही कराता हूं। तो उसमें ये दिया गया था कि आपके पास में एक रेक्टेंगुलर शेप दे रखी थी, ठीक है। अब इसकी आपको लेंथ दे रखी है कि इसकी लेंथ है 55.3 मीटर और ब्रेथ दे रखी थी 25 मीटर। अब उसने पूछा फाइंड आउट एरिया अप टू सिग्निफिकेंट फिगर, फाइंड आउट एरिया अप टू सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो बताओ, अब आपको कहा गया कि एरिया फाइंड आउट करो अप टू सिग्निफिकेंट फिगर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगुलर के लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्षेत्रफल निकालना है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जरा बताओ, अब आपने एरिया निकालना है तो लेंथ लिख दी और ब्रेथ लिख दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर, बोलो मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसने आंसर पूछा है, चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 1382.5 मीटर स्क्वायर है, या लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं। अब आप देखो, इसमें देखो कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं पूरे में। इसमें पॉइंट के बाद देखते हैं, इसमें पूरे में देखते हैं। बोले इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3, ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। आपको पता होगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 2। मिनिमम कौन से है बताओ? 3 मिनिमम है या 2 मिनिमम है? 2 मिनिमम। तो आपको 2 तक आंसर लिखना। तो आंसर तो यह है, पर ये फाइनल आंसर नहीं। अब इसको आप 2 सिग्निफिकेंट में चेंज करो। तो कैसे करें भाई? आप पहले क्या करो, इस पॉइंट को यहां तक खिसका दो ताकि 2 सिग्निफिकेंट बचे। तो बोलो यहां तक मुझे इसे खिसकाना है या पॉइंट है, तो बोलो कितना 10 की पावर लगानी पड़ेगी? बताओ जरा बताओ। यहां पर मुझे ये पॉइंट यहाँ खिसकाना है यहां तक, तो बोलो क्या करना पड़ेगा मुझे? पीछे 10 टू पावर कितना लिखना पड़ेगा? 2। सबको पता है 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बोलो ये चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बताओ मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है? ओनली 2। तो बताओ वही वाली बात, इसको इंटीजर करो। तो बताओ इसके पीछे कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। इस नंबर को देखो, क्योंकि हमको 2 तक लिखना है, 1 2। तो इसके पीछे देखो ये डिजिट 5 से बड़ी है, तो हम आंसर क्या लिख देंगे? एरिया कितना है? 14 इंटू 10 टू पावर 2 मीटर स्क्वायर। आंसर 10 की पावर को कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, ध्यान रखें, इसलिए इसी में चेक करना है। तो आंसर कितना हो गया? 14 इंटू 10 टू पावर 2। तो ऐसे आपको बस अंतर ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन में पॉइंट के बाद देखते हैं और मिनिमम सिग्निफिकेंट तक आंसर लिखते हैं पॉइंट के बाद। और मल्टीपल और डिवीजन का क्वेश्चन आ जाए तो मल्टीपल और डिवीजन में पूरे नंबर में सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। इसमें 3, इसमें 2, मिनिमम किसमें? इसमें 2। तो फाइनल आंसर भी आपको 2 तक ही लिखना है। और ध्यान रखें 10 की पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 की पावर कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट नहीं होती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके 2 बार आ चुका है, 22 में भी है, 20 के अंदर भी आया हुआ है। फिगर के रूप में आंसर लिखो, तो मल्टीपल का पूछे, डिवीजन का पूछे, मतलब गुणा का पूछे, भाग का पूछे, तो ये रूल है, ठीक है। पूरे नंबर में काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट और मिनिमम का रखते हैं। और केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन पूछे तो उसमें पॉइंट के बाद का देखते हैं और वहां तक मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखते हैं। तो ये प्यारे बच्चों एरर और एक सिग्निफिकेंट फिगर के कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अपन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन होता है, इसको क्यों छोड़ के हैं, इसके नंबर मैंने आपको ये बता दी, ठीक है। अब देखिए, अब प्यारे बच्चों अपन वेक्टर की तरफ चलेंगे। वेक्टर का भी कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ही लेता है वेक्टर का, तो इसलिए वेक्टर का भी अपन क्वेश्चन करेंगे इस बार। मोस्ट प्रोबेबल है कि वेक्टर का पक्का क्वेश्चन आएगा,
तो इसलिए हम थोड़ा सा वेक्टर को भी देख लेते हैं। देखिए, अब वेक्टर क्या चीज होती है, आप सबको पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशियां, बताओ फिजिकल क्वांटिटीज को, भौतिक राशियों को बोलो कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बताओ? 3। एक तो स्केलर, एक वेक्टर और एक टेंसर। सदिश, एक होती है सदिश और एक होती है प्रदिश। स्केलर, वेक्टर, टेंसर, 3 टाइप की होती है। बोलो अपने को मेनली यहाँ 2 पे फोकस करना है क्योंकि ये टेंसर अपने है नहीं यहाँ पर नीट के अंदर, मेनली इन 2 पे ही आपको फोकस करना है। स्केलर आप जानते हो, जिसके लिए नो नीड ऑफ डायरेक्शन, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ओनली किससे काम चल जाता है? मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। किससे से काम चल जाता है, मतलब परिमाण से काम चल जाता है। और इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या लिखनी पड़ती है बेटा? डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। परिमाण के साथ साथ क्या बतानी पड़ती है? दिशा, डायरेक्शन बतानी पड़ती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है। और ध्यान रखें, डायरेक्शन बताने के लिए किसका यूज करते हैं बताओ? यूनिट वेक्टर का, ये ध्यान रखें। यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश का उपयोग करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए। यूनिट वेक्टर फिक्स है, एक्स होता है, वाई डायरेक्शन में जे केप होता है, जेड में क्या होता है? के केप होता है। और नॉर्मली इसे केप लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला ये होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर का साइन है। तो ध्यान रखें कि जिसके लिए ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की नीड नहीं है, तो वो स्केलर है। जिसके लिए केवल परिमाण चाहिए, सदिश है। जिसके लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए, दैट इज वेक्टर। परिमाण और दिशा दोनों चाहिए, वो क्या है? सदिश है। दिशा बताने के लिए आप किसका यूज करेंगे? एकांक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर का, जिसे केप लगाकर डिनोट करते हैं। एक्स वाई जेड में क्या होते हैं? आई केप, जे केप, के केप। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ए केप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। अब प्यारे बच्चों, वेक्टर में जो मेन क्वेश्चन आते हैं आपके, वो किसके लिए आएंगे? या तो एडिशन के लिए क्वेश्चन आएगा। किसके लिए? एडिशन का, या सब्ट्रैक्शन का, या फिर मल्टीप्लिकेशन। तो हम उनको ब्रीफली एक बार समझ लेते हैं कि भाई एडिशन पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, बहुत एडिशन पे भी, सब्ट्रैक्शन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको मैं समझाता हूं, तो ध्यान से देखिए। तो ये एक तो वेक्टर की नॉर्मल जानकारी जो सबको होती है। अब देखो आप, अब देखो सबसे पहले ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो देखो बेटा, एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर? आप सबको पता है, अगर 2 वेक्टर है आपके पास में, P और Q, 2 वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा है। कितना एंगल है? थीटा। तो बताओ जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसके मान क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और उसकी जो डायरेक्शन होती है बेटा, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फा इक्वल्स टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। थीटा p और q के बीच का एंगल है जो आपको दिया जाएगा, pq दिया जाएगा। बोलो एडिशन
रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां से निकाल सकते हैं, डायरेक्शन यहां से, क्योंकि सबको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और क्या चाहिए, डायरेक्शन। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान से देखो कि यदि थीटा इक्वल टू क्या हो, 0, मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ध्यान देखो सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, तो बेटा रिजल्टेंट जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होता है, और कितना होता है, p प्लस क्यू, दोनों के एडिशन के इक्वल। और अगर थीटा इक्वल्स टू कितना हो, 180, 180 मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट ऐसे, तो बताओ बिल्कुल मिनिमम मैग्नीट्यूड आता है, और कितना आता है, बिग में से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट कर दो, सबसे मिनिमम वैल्यू, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू। तो आप ध्यान रखें कि कभी भी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो थीटा इक्वल्स टू कितना है, 0 है, सेम डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम वैल्यू तो p प्लस क्यू कर दो, और मिनिमम पूछ रहा है तो p माइनस क्यू। अब बच्चा कोई कहे सर अगर इन दोनों के बीच में कुछ एंगल हो तो ध्यान रखें हमेशा कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो p प्लस क्यू कर दो, और मिनिमम पूछे तो p माइनस क्यू कर दो। लेकिन बीच का जब 0 पे मैक्सिमम है, 180 मिनिमम, अब मान लो उसने एंगल दिया 60 पे, कितना होगा, 120 पे कितना होगा, और एंगल पक्का 0 से 180 के बीच ही देगा। टू वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 से 180 के बीच ही दिया जाएगा। आंसर आप निकालते हैं, अगर आपके पास में टू वेक्टर का जैसे दे दिए, टू वेक्टर p और q है, बताओ इनके बीच का एंगल कितना है, r दे दिया आपको, एंगल पूछ लिया। तो ये ध्यान रखें हमेशा कि रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है, मिनिमम इतनी होती है। अब बीच का कोई सा भी एंगल दे दे तो वैल्यू इन दोनों के बीच में ही आएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपसे कहा गया कि भैया टू वेक्टर है, एक तो p की मैग्नीट्यूड है 5, q का मैग्नीट्यूड है कितना, 4, कितना है 4। अब बताओ इसकी जो इन दोनों का रिजल्टेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 9, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, p प्लस क्यू करो या p माइनस। अब प्यारे बच्चों अगर अब बीच का कोई भी एंगल दे दे, जैसे 60 दे, 30 दे, 120 दे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 9 और 1 के बिटवीन ही आएगा, बिटवीन 1 to 9 ही आएगा, 1 और 9 के बीच ही आएगा, न 9 से ऊपर आ सकता न 1 से कम आ सकता। तो ये ध्यान रखें कभी भी आंसर आप निकाल रहे हो कि रिजल्टेंट वेक्टर निकाला आपने और आप आंसर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो देख लो मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, 1, मैक्सिमम कितनी है, 9। तो जो भी अब रिजल्टेंट आएगा कोई सा भी एंगल दे दे और देगा वो 0 से 180 के बीच ही, हमेशा 180 से कभी ऊपर एंगल दे ही नहीं सकता, 0 से 180 के बीच ही एंगल होता है वेक्टर के बीच। और जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आप एक मैक्सिमम निकाल लो और मिनिमम निकाल लो, उनके बीच में ही आएगा, ये पक्का है। आंसर चेक करना चाहे या वो ऐसे दे दे कि भैया 5 और 4 है और इनके बीच में एंगल 60 है, बताओ रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है। तो आप ध्यान रखें कि आप यूं देखते पहचान जाओगे भैया 9 से तो ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से कम नहीं होती है। एबीसीडी ऑप्शन आता है तो 9 और 1 के बीच का कोई एक ही ऑप्शन दे रखा तो उसको टिक करके आ जाओ, आपको सोल्व करने की नीड भी नहीं, क्योंकि ये पक्का है, डेफिनेट है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच ही वेरी करेगा, ना उससे, मिनिमम का मतलब क्या होता है, तो उससे कम होगा ना इससे ऊपर जाएगा। और ऐसे ही पी और क्यू के बीच का एंगल पूछे, पक्का एंगल 0 से 180 के बीच ही आंसर आएगा। अगर आपके 180 के ऊपर आंसर आ रहा है, 210 आ रहा है, समझ जाओ गलत आंसर। तो ये ध्यान रखें ये एडिशन के टाइम पे कि एडिशन का फॉर्मूला तो यही सही बता दिया मैंने आपको, और डायरेक्शन ये आई जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर की। पर ध्यान रखो कि रिजल्टेंट वेक्टर जो आता है ऐड करने पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी, मिनिमम ये होती है। अब बताओ बीच का एंगल कुछ भी दे दे तो जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बिटवीन ही आएगी। तो ठीक है बेटा समझ गए ये बात कि भैया हो कि कभी भी आपको टू वेक्टर दे दे और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे
तो ऑप्शन आते हैं वहां पर, तो आप ध्यान रखें कि कोई सा भी एंगल दे दे, जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 9, मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, उनके बीच में आएगा, उसी को टिक करें। इसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको एंगल पूछ ले, एंगल बिटवीन वेक्टर पी और क्यू के बीच का एंगल पूछ ले, वो 0 टू एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड क्यू कैन बी बिटवीन 0 टू 180, 0 से 180 के बीच ही हो सकता है, 0 हो सकता है 180 या इसके बीच ही आएगा। इसके ऊपर कोई ऑप्शन आ रहे हैं टिक करके मत आओ, उसको आंसर सही नहीं होगा, ये ध्यान रखें। तो एंगल पी और क्यू के बीच में 0 से 180 के बीच में होगी, पक्की बात, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि अगर आपको लगता है P वेक्टर इक्वल्स टू 2 इंटू क्यू वेक्टर दे रखा है, तो समझ जाओ P और Q पैरेलल वेक्टर हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दोनों देखो P इक्वल्स टू 2Q दे रखा है, तो समझ जाओ दोनों कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब संरेखीय सदिश हैं, संरेखीय सदिश हैं दोनों, एक ही रेखा में। ऐसे P इक्वल्स टू 2Q आ गया, या ऐसे आ जाए P इक्वल्स टू 2Q आर वेक्टर है, तो इन नंबर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो बताओ, चाहे मैग्नीट्यूड डिफरेंट है कोई दिक्कत नहीं, पर अगर ये इक्वल शो कर रहा है तो सारे कौन से वेक्टर हैं, कोलिनियर वेक्टर, संरेखीय सदिश है। ये ध्यान रखें, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। कोलिनियर वेक्टर है, अगर ऐसे बीच में चाहे मल्टीपल कुछ भी आ जाए, पर अगर इक्वल लग रहा है तो जो डायरेक्शन इसकी वही इसकी, मैग्नीट्यूड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पैरेलल है मतलब कोलिनियर। ऐसे आ जाए तो भी कोलिनियर, भी आप ध्यान रखें। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आप ध्यान रखें, अगर आपको देता है न्यूमेरिकल में कि P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, और पूछे बताओ इनके बीच का एंगल कितना है, P और Q के बीच का एंगल कितना है, तो 120। अगर टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और रिजल्टेंट भी उनके से इक्वल ही है, तो एंगल कितना है 120। निकाल आप सब सकते हो, फॉर्मूला एक ही है, इस फॉर्मूले से आप सब चीज निकाल सकते हो बेटा, डरने की जरूरत ही नहीं है। उसने कहा सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, सबको पी मान लो, रूल डाल दो, तो पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर कॉस थीटा, बोलो 2p स्क्वायर इधर आए क्या बनेगा माइनस पी स्क्वायर, बोलो ये इससे कैंसिल हो गया, cos थीटा इक्वल्स टू -1/2, थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 120। पर इतना लंबा करने कौन बैठेगा, डायरेक्ट ध्यान रखो, अगर P और Q मैग्नीट्यूड में रिजल्टेंट वेक्टर भी उनकी इक्वल है, तो उनके बीच का एंगल कितना है 120, और R का इनसे एंगल कितना है 60, बिल्कुल बीच में। डायरेक्ट जिसको पता होता है डायरेक्ट करे आते हैं। ऐसे ये दे दिया उसके अंदर कि P इक्वल्स टू 2Q, बताओ P Q की डायरेक्शन में क्या रिलेशन है, कोलिनियर, एक ही डायरेक्शन में, थीटा 0 इनके बीच में, समझ गए। ऐसे आप ध्यान रखें कि आपको अगर कह दे कि P और Q इक्वल है, P और Q इक्वल है, R√2P है, बताओ P और Q के बीच का एंगल कितना है, आंखें बंद करके 90 लिख। P और Q इक्वल है और कह रहा है R√2P है, तो एंगल कितना है 90 है, निकाल सकते हो, निकाल सब कुछ सकते हो आप यहाँ पर, क्योंकि हमने आपको फॉर्मूला ओरिजिनल दे दिया ये। अब बताओ उसने क्या कहा, R इक्वल्स टू कितना है √2P है, P Q इक्वल है, सबको PP लिख दो, बताओ स्क्वायर करो 2p स्क्वायर cos थीटा 0, 2p स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। आगे देखिए, पर वहां ट्रिक है, ये क्वेश्चन फिक्स है क्योंकि आएंगे इसे, ऐसे आएंगे ये, तो आप थीटा 90, थीटा 120 ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि लंबा नहीं चलना होता है, शॉर्ट में काम करना होता है। तो ऐसे बेटा एडिशन के क्वेश्चन पूछे आपको जो कि पैरेललोग्राम एंगल रूल से ऑब्टेन होते हैं, तो आप ऐसे लगाकर आ सकते हैं, ध्यान दे। इसी प्रकार बेटा कई बच्चे कहते सर एडिशन सिखा दिया, सर जरा सब्ट्रैक्शन भी तो सिखा दो,
बेटा सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं, r इक्वल्स टू पी माइनस क्यू है, तो मैं क्या इसको p प्लस माइनस क्यू नहीं लिख सकता क्या बेटा? लिख सकता हूं। तो कुछ मत करो, अभी वो एडिशन वाला फॉर्मूला था, उसमें q की जगह माइनस क्यू लिख दो बस। क्या फॉर्मूला होता है? पी स्क्वायर प्लस माइनस क्यू का स्क्वायर p माइनस क्यू कॉस थीटा। ये लो अपना फॉर्मूला आ गया। बोला r इक्वल्स टू क्या हो गया? रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p³ कॉस थीटा। ध्यान रखें, ये ध्यान रखें कि सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं, बस प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस। पर इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपसे कहेगा भैया a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बताओ a और b के बीच का एंगल कितना है? a और b के बीच का एंगल बिटवीन a एंड b, तो आंखें बंद करके 90 लिख। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो थीटा कितना है? 90। आंखें बंद करके लिख दो आप, तो थीटा 90। कैसे बता देते हैं? बोलो a और b को ऐड करें तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यही होगा, और सब्ट्रैक्ट करें तो यही फॉर्मूला होगा। देखिए आप आराम से, बोलो दोनों तरफ का वर्ग रूट हटा, बोलो यही आएगा। देखते रहे आप आराम से, यही आएगा। बोलो ये कैंसिल हो गया, बोलो 2 कितने जाते हैं? 4 इक्वल्स टू 0 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 थीटा इक्वल्स टू 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 थी। बोलो थीटा 90 आ गया कि नहीं आ गया? तो कभी भी कहता है कि ए और बी के ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, मोड इक्वल आ रहा है, तो बताओ थीटा कितना है? कितना है? 90। तो ऐसा सब्ट्रैक्शन पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलो आप प्यारे बच्चों, आपको डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर सिखाते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोलते हैं सदिशों का वियोजन। टू टाइप का रेजोल्यूशन होता है, टू टाइप का डिसोसिएशन होता है, एक तो 2 डायमेंशनल और एक 3 डायमेंशनल। एक तो द्विमीय वियोजन, त्रिमीय वियोजन होता है। अब वियोजन के न्यूमेरिकल करने के लिए आप सबसे पहले ये 2 वैल्यू सीख लो, ये सबसे ज्यादा काम आती है कंपटीशन में। एक तो साइन कोस 37 की, साइन कोस 53 की, ये वैल्यू सबसे ज्यादा काम आती है। तो ध्यान रखें 37 की वैल्यू निकालनी है, तो 37 याद रखो, यहाँ कितना आएगा? 3। 7 में से 3 जाता था, कितना आता है? 4। ये 3 ये 4, तो बोलो ये कितना आता है? 5। साइन 37 की वैल्यू पूछे, निकाल सकते हो। बोलो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण, 3/5। बोलो कॉस 37 की वैल्यू पूछे, बोलो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटा कर्ण। tan 37 पूछे क्या होता है? बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। 53 में इसको उल्टा कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 5, तो साइन 53 कितना हो जाएगा? बताओ, जो कोस 37 था 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 53 कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan 53 कितना होता है? 4/3। ये एंगल आपको पता होने चाहिए, ये आपके कंपटीशन में सबसे ज्यादा काम आते हैं। अभी डिसोसिएशन में भी काम आएंगे। जानबूझ के एंगल 37 53 देगा ताकि बच्चा सोच ही ना सके। ऐसे जैसे आपको कह देगा, बताता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ इसके, ये डिसोसिएशन के जो क्वेश्चन आते हैं, जो वियोजन के क्वेश्चन आते हैं, उनमें इस एंगल का ज्यादा यूज करता है, तो डरना नहीं है आपको। देखो बोर्ड पर जैसे आपसे कह देगा कि भैया ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है या 7 डिग्री एंगल पर, ये एक्स है, ये वाई है, ये फोर्स है, बताओ इसका एक्स में और वाई डायरेक्शन में वैल्यू क्या होगी? ये देता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। बोले ये एंगल कितना है? 37, तो ये बचा कितना? 53। जिंदगी में ध्यान रखो, 11 से सिखा रहे हैं, कोई वेक्टर किसी लाइन से एंगल बना रहा है तो बोला उसका उस डायरेक्शन में वैल्यू कितनी होती है? बोला एक्स में। वेक्टर लिखो
और उस एंगल के आगे क्या लगा दो, कॉस लगा दो। वेक्टर लिखो, जैसे y से कितना एंगल बना रहा है 53, तो इधर वैल्यू कितनी थी, वेक्टर लिखो, एंगल के आगे क्या लगा दो, कॉस लगा दो। बताओ cos 37 की वैल्यू अभी आपको बताई थी क्या होती है, बताओ 4/5 कट गए, कितना आ गया 4 न्यूटन। बोलो cos 3 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, बताओ 3/5 कट गए, बोलो कितना आंसर आ गया 3 न्यूटन। बहुत इजीली लिख सकते, कोई बच्चा लिख सकता, बस उसको ये 37 53 की वैल्यू याद आनी चाहिए। तो डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर पर ऐसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले 2D का, तो आप आराम से, बस कुछ नहीं करना है, वेक्टर दिया बीच में, बस आप उस पर वैल्यू निकाल लो उसकी। तो कैसे निकालते हैं, एंगल के आगे कॉस लगा, cos 37 cos 53, बेसिक बिल्कुल, चल अपने आप आपको आंसर आएगा। कोई कहे सर 3D का आ गया और 3D वाले में उसने वेक्टर दे दिया 5 है और उसने सर एंगल दे दिया x से 30 है, y से 45 है, z से 60 है, कैसा वैल्यू निकालूं, कुछ नहीं करना है, x से कितनी है 30, तो x में वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर लिखो, जो भी एंगल बना रहा है कॉस लगा दो उसके, y में एंगल कितना है 45, डरने की जरूरत नहीं है, z से cos 60 लगा दो भाई, आंसर आ गया, आंसर आ गया। ऐसे ही कई बार आपको क्या करता है वो, x और y में वैल्यू देकर f में वैल्यू पूछ लेता है, तो f इक्वल्स टू, मतलब a लिख देता हूं मैं, a इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाए। अगर 3D में है तो बताओ a इक्वल्स टू क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो एक्स ए वाई ए जेड देखिए, a पूछ सकता है, जैसे मैंने कि a की वैल्यू इतनी है, x से एंगल y से एंगल, सबसे एंगल दे दी, तो आपने एक्स ए वाई ए जेड निकाल लिया। कल को आपको एक्स ए वाई ए जेड देके ए पूछ सकता है बेटा, तो आप ऐसे निकाल सकते। कोई कहे सर डायरेक्शन पूछ ले, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन के लिए वही फॉर्मूला रहेगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड। 2 डायमेंशन में ए वेक्टर का मोड का फॉर्मूला ये लिख दो, 3D में वेक्टर तो देगा ही आपको, ये लिख दो, ये लिख दो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं इसका, डायरेक्शन का, बोर्ड पे देखे, बोर्ड पे देखे आराम से, चिंता मत करो, इनके जितने भी क्वेश्चन हैं इनसे संबंधित सारे पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन, आप अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे आपसे कहा ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप, डिफाइन इट इन यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश के रूप में इसको व्यक्त करो, तो कुछ नहीं है, ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड। बोले ए वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप, मोड कैसे निकाले, तो अभी सिखाया 2 डायमेंशनल डिसोसिएशन में। बताओ, बोलो आई कैप के साथ जो आता है वो एक्स होता है, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इसके साथ जो आता है, बोला आंसर कितना आ गया, आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट, आंसर। ऐसा आपको दे दिया है वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, चलो इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में डिफाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर अपॉन उसका मोड, वेक्टर लिख दो सबसे पहले, मोड आप जानते हो ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर, आई कैप माइनस जे कैप के कैप अपॉन रूट 3, आंसर। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 होता है। 11 का पूरा डेरिवेशन करा रखा है आपको, आप देख सकते हैं, तो ये ध्यान रखें, ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलते हैं अपन बेटाओं मल्टीपल की तरफ, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया बेटा, उसके बाद में डिसोसिएशन सिखा दिया आपको, अब आप प्रोडक्ट मल्टीपल, तो ध्यान रखें, प्रोडक्ट
ऑफ वेक्टर टू टाइप का होता है, सबको पता है। एक होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट, और एक क्या होता है बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बताओ, ए डॉट टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इन ए। ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ये किसका है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। इसमें स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन होती है तो कोई डायरेक्शन की नीड ही नहीं है, मैग्नीट्यूड है। इसमें वेक्टर क्वांटिटी आती है तो पीछे डायरेक्शन निकालनी पड़ती है। जो आप डायरेक्शन है वो किससे निकाल सकते हैं, थम्स अप रूल से आपको बता रखा है। जैसे आप ए का बी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए से बी की तरफ फिंगर ले जाओ, ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। अगर आप बी का ए से कर रहे हैं तो बी से ए की तरफ ले जाओ, ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। तो ये एन के मतलब नॉर्मल टू द प्लेन, ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो अप होगा, बी क्रॉस ए कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। और कोई बच्चा अगर यहीं से भी सब से मुक्ति चाहता है तो यहाँ देख ले कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल किस में होते हैं, प्लस में, तो आंसर प्लस में आएगा। क्लॉकवाइज एंगल अगर जा रहा है तो क्लॉकवाइज एंगल किस में होता है, माइनस में, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज है ए क्रॉस बी, तो ये अगर आप एन के बढ़ाना चाहें तो डायरेक्शन यहाँ से जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज है तो आंसर प्लस में, और अगर आपने बी क्रॉस ए किया तो एंगल क्लॉकवाइज एंगल किस में होता है, माइनस में, आगे माइनस जाएगा, मतलब डायरेक्शन उल्टी हुई। खैर, तो ये आपका मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, डायरेक्शन। अब आप डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है आपको कि ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती। बस बताओ, इसमें मैंने आपको बताया ए क्रॉस बी करोगे तो और बी क्रॉस ए करते हैं कहाँ है, डाउनवर्ड, तो क्या लग जाता है आगे, माइनस लग जाता है। मतलब ये कॉम्यूटेटिंग लो को ओबे करता है, ये कॉम्यूटेटिंग लो को ओबे नहीं करता है। इसमें ध्यान रखें, अगर ए डॉट बी 0 आ रहा है समझ जाओ वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0। यहां पर अगर कोलिनियर वेक्टर है, एक ही डायरेक्शन में वेक्टर है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। तो टू पैरेलल वेक्टर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, 0। जैसे आपको ये लिख के था आई कैप डॉट जे कैप, जैसे एक्स में वाई में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इनका हमेशा आंसर कितना आएगा, 0। ऐसे इसमें आई कैप पैरेलल है, जे कैप पैरेलल है, के कैप पैरेलल है, तो आंसर कितना आएगा, 0। इसमें पैरेलल है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। इसे लिख देते हैं, अगर पैरेलल है तो ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, उनका नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, उनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, कितना आएगा, 1, क्योंकि सब सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, तो उनके मैग्नीट्यूड का मल्टीपल कर दो, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1। ऐसे इसमें बेटा अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है, आंसर उनके मल्टीपल के बराबर आता है, क्योंकि थीटा 90 है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी थी, 1, और डायरेक्शन वही प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, जिसे आप इससे निकाल सकते हैं। ये डायरेक्शन वही थम्स अप रूल बताया ना मैंने, ऐसे। लेकिन अगर आपको आई कैप जे कैप का पूछता है तो ध्यान रखें, आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप और के कैप क्रॉस आई कैप पूछे तो ये परपेंडिकुलर है बेटा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका आंसर आएगा, डालते हैं, ध्यान देखो, आई कैप जे कैप के कैप लिख लो। अगर आप ऐसा चलते हो तो प्लस में होगा, उल्टा चलते हो तो माइनस में होगा। जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, जे। और उल्टा आ जाए, जैसे मान लो जे कैप क्रॉस आई कैप, तो माइनस लगा देना, माइनस के कैप, क्योंकि उल्टा करते हैं माइनस साइन। ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है।
ऐसे बताओ आपको जैसे ए और बी देखकर एंगल पूछ ले तो आप cos थीटा इक्वल्स टू क्या लगा सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए बी। न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं आपको, अभी चिंता मत करेंगे। ए डॉट बी अपॉन क्या लिख सकते हैं, ए बी। समझ रहे हो? ऐसे ही सिमिलरली आपको जैसे दे दिया ए वेक्टर फॉर्म में दे दिया आई केप एक्स जे केप ए वाई के केप ए जेड और आई केप बी एक्स जे केप बी वाई के केप बी जेड और आपको ए डॉट बी पूछ ली तो कुछ नहीं करना है, बोलो सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और परपेंडिकुलर का 0 होता है, तो आप आई केप का आई केप से मल्टीपल कर दें, जे केप का जे केप से कर दें, के केप का के केप से, बस आंसर। ऐसे कोई बच्चा के सर मान लो क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा दे दिया तो जैसे आपको यही दे दिया और पूछा ए क्रॉस बी कर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिटर्मिनेंट से सोल्व करते हैं। पहले आप आई केप जे केप के केप लिख लो, फिर ए की वैल्यू कितनी है बताओ, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी की वैल्यू क्या है, बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। अब बताओ आई केप को सोल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आई केप लिख लो, ध्यान रखें। अब आई केप की लाइन की इधर से भी ढक लो, इधर से भी कवर कर लो, ऐसे ऐसे आई केप लिख लो, ऐसे कवर कर लो। अब ये 4 है, अब इसको क्रॉस में चलो, पहले u मल्टीप्लाई माइनस फिर u मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद में माइनस जे केप लगाओ, पहला प्लस में दूसरा माइनस में, फिर इसको कवर कर लो, इधर भी इधर भी। अब वही पहले आगे चलो माइनस पीछे चलो, यूं चल रहा है, पहले आगे फिर पीछे, तो बोला आगे चलो कितना आएगा, एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, फिर प्लस के केप, बोलो के केप में कैसे करो, के केप की लाइन को ढक लो ऐसे, फिर वापस वही वाली बात, आगे चलो माइनस पीछे, एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, बस ए क्रॉस बी हो गई ऐसे। तो पहले आई केप को ढक लेना, आई केप लिख के आई केप को ढक लो, आगे माइनस पीछे, फिर माइनस जे केप इसको ढक लो, आगे माइनस पीछे, फिर प्लस के केप इसको ढक लीजिए, आगे माइनस पीछे, हो गया। भी बहुत इजी होता है, आई केप का आई केप से, जे केप का जे केप से, क्रॉस में आपको ऐसे, जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूं, इसके क्वेश्चन कराता हूं एक दो, उससे आपका ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी बेटा। देखिए अब आप देखिए, आप प्यारे बच्चों से न्यूमेरिकल आपको देता हूं, जिससे आपको क्वेश्चन आ गया, फाइंड आउट एंगल बिटवीन आई केप माइनस जे केप एंड आई केप प्लस जे केप, ये क्वेश्चन है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आंसर पे एक को तो ए वेक्टर मान लीजिए, दूसरे को बी वेक्टर, अब इनके बीच का एंगल पूछे, एंगल पूछते हैं आप सीधा cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, अभी जो मैं सिखाया था वो लगा फॉर्मूला, बोला ए डॉट बी का, ए डॉट बी कैसे करते हैं, आई केप का आई केप से 1, जे केप का जे केप से -1। अब तो आगे आपको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं, वैसे तो नीचे मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर, इसमें बी एक्स का स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर, पर ऊपर 0 हो गया, ये √2 पर सब जानते हैं 0, बोलो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो मैंने आपको पहले बता रखा था कि a माइनस बी और a प्लस बी अगर बराबर हो रहे हो तो थीटा कितना होता है, 90। तो ऐसे यहाँ पे तो यही तो पूछा, i माइनस जे और i प्लस जे के बीच का एंगल बताओ तो कितना है, 90। ऐसे आप एंगल निकाल सकते जी।
तो इजी से ही क्वेश्चन आता है, वहां नीट के अंदर कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं। तो आपसे पूछा कि भैया इनके बीच का एंगल बताओ, तो सीधा cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी, ऐसा है। ठीक है, ऐसे आपके और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे कह देगा भैया फोर्स की वैल्यू इतनी है, डिस्प्लेसमेंट इतना है, डिस्प्लेसमेंट इतना है, बताओ वर्क डन निकालो। तो सबको पता है वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी होता है। एफ डॉट डी भी वेक्टर ही काम आ रहा। बोला आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 12, बाकी जे कैप है ही नहीं, के कैप है ही नहीं, तो कितना आंसर आ गया 12 जूल आंसर। ऐसे तो ऐसे डरना नहीं, ऐसे डरना नहीं है, ऐसे आपके डो ऐसे ही आपका जो 2022 का देखो, 21 का देखो, सबके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, किस तरह दे रखे हैं, लेकिन वो जिस हिसाब से कहा गया आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप है, और एफ इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 3 के कैप है। टॉर्क फाइंड आउट करो। अब बता टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। तो आगे वेक्टर काम में क्रॉस आ रहा है, तो ये मैंने सिखाया क्रॉस प्रोडक्ट, डिटरमिनेंट बनाओ आई कैप जे कैप के कैप। बोलो आई कैप के साथ पहले देखो, पहले कौन है आर, तो आर को लो, कौन है 1 माइनस 2 1, एफ के साथ कौन है 2 0 और 3। अब सोल्व कर लो इसको, आई कैप इसको कवर करो, यू गुणा माइनस यू गुणा, फिर माइनस जे कैप लगाओ, जे कैप को कवर करो, यू गुणा माइनस यू गुणा, के कैप लगाओ, के कैप को कवर करो, यू गुणा माइनस यू गुणा। बोला आंसर आ गया भाई, टो वेक्टर इक्वल टू माइनस 6 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 कैप। ये भाई आंसर। ठीक है, ऐसे ही जैसे 22 के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है पता है, उसने ये दिया क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मतलब एग्जैक्ट ये नहीं, मतलब बता रहा हूं इस टाइप का, वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड इतना है, बताओ इस पे मैग्नेटिक फोर्स बताओ। तो अभी पढ़ के आए अपन 12th के अंदर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। तो बोलो क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को तो यही रहने दो, यही रहने दो। अब आप इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करो, अब वी क्रॉस बी को सोल्व कर लो, सेम जैसे कि अपन अभी बताया, ये आई कैप जे कैप के लिख लो। पहले वी है, वी के कोफिशिएंट क्या है बताओ, आई कैप का 2 माइनस 1 1, बी का कौन है बताओ 1 0 1, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा न्यूटन। समझ रहे मेरी बात को? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वेक्टर का ऐसा नहीं कि भाई वेक्टर का ही कोई क्वेश्चन है, जैसे ये 12 का क्वेश्चन है पर वेक्टर प्रोडक्ट काम में आ रहा है, ये भी 11th का ही क्वेश्चन है, तो इसमें वेक्टर काम आ रहा ऐसे। तो ये आपका वेक्टर का जो पोर्शन था बेटा, वो मैंने आपको बता दिया। तो एरर बता दी, सिग्निफिकेंट फिगर बता दिया, वेक्टर का मेनली पोर्शन बता दिया। पीडीएफ इसकी क्वेश्चन की आ जाएगी वीडियो के साथ में, आप उसको सोल्व करना, दिक्कत आए मेरे व्हाट्सएप से पूछना। अब कल अपन 1D मोशन चालू करेंगे, कौन सा 1D और 2D भी कल ही कर देंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब 1D मोशन, इनको टॉपिक को कल, ठीक है, बाकी कल।